बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 9 जो कि एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज का है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम कुछ जो है वो एमसीक्यूज करेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको करवाने का मकसद ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने इस चैप्टर में पढ़े उनको एक दफ़ा जो है वो रिवाइज करवाया जा सके। पेपर के अंदर आपसे सिर्फ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ये एक्सरसाइज के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आती है, अगर पेपर में सिर्फ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो हमें ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये ट्रू फॉल्स वगैरह क्यों करवाए जाते हैं? ये इसलिए करवाए जाते हैं कि ताकि आपको जो है वो सोचने का मौका दिया जाए, आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जा सके ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद शार्प हो जाएं। तो चलिए आइए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहली फिल इन द ब्लैंक हमारे पास अवेलेबल है, बाइनरी ऑपरेटर्स ऑपरेट्स ऑन डैश ऑपरेंड्स। स्टूडेंट्स, याद करें कि हमने ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि हमारे पास ऑपरेटर्स में यूनरी, बाइनरी, टर्नरी तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहां पर बात हो रही है बाइनरी ऑपरेटर्स की। बाइनरी ऑपरेटर्स का वो पूछ रहा है कि वो कितने ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। हम जानते हैं कि यूनरी ऑपरेटर जो है उनको चलने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत है। बाइनरी ऑपरेटर जो है उसको चलने के लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत है और टर्नरी ऑपरेटर को चलने के लिए तीन ऑपरेंड्स की जरूरत है। तो यहां पर बाइनरी ऑपरेटर की बात हो रही है, तो बाइनरी ऑपरेटर को चलने के लिए कितने ऑपरेंड्स चाहिए? दो ऑपरेंड्स। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा 2। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ करेक्टर कांस्टेंट इज। एक जो करेक्टर कांस्टेंट होता है हमारे पास उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? तो हम जानते हैं करेक्टर कांस्टेंट को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं और उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो क्या है? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 करेक्टर। क्योंकि अगर ये एक से ज्यादा होगा तो हम इसको डबल कोट्स में लिखेंगे और ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ये करेक्टर नहीं रहेगा। तो करेक्टर का मतलब है सिंगल करेक्टर जो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, रेंज ऑफ इंट टाइप वेरिएबल इज। इंटीजर इंट टाइप, अगर हमारे पास एक वेरिएबल इंट डाटा टाइप का होगा तो उसकी रेंज क्या होगी? उसकी रेंज का आपने रट्टा नहीं मारना, आपको कैलकुलेट करना भी बताया गया है कि आपने इसकी रेंज किस तरह से निकालनी है। हम जानते हैं कि इंटीजर हमारे पास 2 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। 2 बाइट्स का क्या मतलब है? 2 बाइट्स का मतलब है 16 बिट्स। तो 2 की पावर अगर आप 16 करेंगे तो ये 65536 बनता है। अब इसमें से आधी वैल्यूज नेगेटिव में चली जाएंगी, 32768 से लेकर आधी वैल्यूज जो है इसमें से पॉजिटिव में आ जाएंगी 32767 तक, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है। तो इसकी रेंज बनेगी -32768 से लेकर 32767 तक। 767 यहां पर इसलिए लिखा गया कि ये 0 से 32767 आता है, 0 इसके अंदर शामिल होता है, तो ये टोटल जो है वो 32768 बनते हैं। अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा 32768। अब ये 32768 नेगेटिव वैल्यूज होंगी और 32768 हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर आधी जो है वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं साइड वेरिएबल के अंदर, और आधी क्या होती हैं? पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। फिल इन द ब्लैंक 4 हमारे पास अवेलेबल है, सिंबल फॉर लॉजिकल और ऑपरेटर इज। यहां पर बात हो रही है लॉजिकल और की। लॉजिकल और के लिए हम पाइप साइन, डबल पाइप साइन यूज करते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर इस तरह से बना होता है, ये एक पाइप साइन बना होता है, आप इसको 2 दफा प्रेस करते हैं, इसको हम कहते हैं पाइप साइन। तो ये और का सिंबल है। हमारे पास एंड के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और के लिए ये वाला सिंबल, और नॉट के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, डैश आर यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। हमारे पास एक प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी मदद से हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो ज्यादा क्लियर हो जाती है, ज्यादा वाजिया हो जाती है। तो कमेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसी चीज हैं जिनकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है उसकी रीडेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। जो कमेंट्स क्या चीजें हैं? कमेंट्स बिल्कुल वही चीज है जिस तरह से आप अपनी बुक के ऊपर अपने हाथ से कुछ चीजें लिख लेते हैं, तो वो आपकी बुक का पार्ट नहीं होती, लेकिन वो आप जब बुक को, उस क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तो वो जो हिंट्स आपने लिखे होते हैं वो आपको क्या कर रहे होते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं।
तो कमेंट्स क्या हैं, ये वो हिंट्स हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होते। ये तो थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास। अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इस बोर्ड पर हमारे पास कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं। हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस स्टेटमेंट में जो चीज पूछी गई है ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास है जी, इन सी एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। सी लैंग्वेज के अंदर हम जो भी वेरिएबल यूज करना चाहेंगे उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आप अपने माइंड में लेकर आए। हमने पढ़ा था कि सी लैंग्वेज जो है ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल आपने यूज करना है वो वेरिएबल जो है वो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे वो डिफाइन नहीं होगा, आप उसको यूज नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है कि हम जो भी वेरिएबल जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करना चाहेंगे उसको हम क्या करेंगे, पहले डिक्लेयर लाजमी करेंगे। नेक्स्ट है जी, डबल डाटा टाइप रिक्वायर्स 4 बाइट्स इन मेमोरी। डबल ये फ्लोट की कैटेगरी से ताल्लुक रखती है। तो हम जानते हैं हमारे पास फ्लोट होती है जो 4 बाइट्स ऑक्युपाई करती है, डबल है जो 8 बाइट्स ऑक्युपाई करती है, और लॉन्ग डबल है जो कि 10 बाइट्स जो है वो ऑक्युपाई करती है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 4। इसका मतलब ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। क्योंकि डबल जो है वो 8 जो है वो बाइट्स मेमोरी में ऑक्युपाई करती है। सिंबल फॉर मॉडुलस ऑपरेटर इज, हमारे पास जो मॉडुलस या रिमाइंडर का ऑपरेटर है जो दो वेरिएबल्स के जो है वो रिमाइंडर निकाल कर हमें देता है, इसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, परसेंटेज का। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सिंबल, दिस सिंबल इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। ये जो सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है, ये दो वैल्यूज को कंपेयर नहीं करता। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये राइट वैल्यू को लेफ्ट वैल्यू के अंदर असाइन करवा देता है। यानी कि राइट वैल्यू में राइट साइड पे जो भी लिखा होता है इसके, उसको लेफ्ट साइड पे जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर रखवा देता है। इसको हम कहते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं, सिंगल इक्वल टू यूज नहीं करते। अगर इस तरह लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू b। इस तरह लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा b की वैल्यू जो है वो a में आ रही है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी, सी प्रोग्राम कैन ओनली यूज लोअर कैरेक्टर्स इन वेरिएबल नेम्स। हमने वेरिएबल नेम के जब रूल्स पढ़े थे तो वहां पर हमने पढ़ा कि सी के अंदर जो है वो यूजुअली जो वेरिएबल्स हैं वो लोअर कैरेक्टर्स में और कॉन्स्टेंट्स जो है वो अपर कैरेक्टर्स में लिखे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल्स को सिर्फ लोअर कैरेक्टर्स में ही लिखा जा सकता है। आप वेरिएबल्स को अपर कैरेक्टर्स में भी लिख सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनी क्योंकि यहां पर कैन ओनली बी यूज लिखा हुआ है। तो ये इनकरेक्ट है। आप वेरिएबल का नाम जो है वो अपर कैरेक्टर्स में भी रख सकते हैं, लोअर में भी रख सकते हैं, लेकिन वहां पर जो लिखा गया था वो क्या था कि ये एक थंब रूल बना हुआ है कि वेरिएबल्स को हम हमेशा जो है वो लोअर कैरेक्टर्स में लिख रहे होते हैं और कॉन्स्टेंट्स को अपर कैरेक्टर्स में लिख रहे होते हैं ताकि डिफरेंशिएशन की जा सके, उनको डिफरेंशिएट किया जा सके। प्रोग्राम के अंदर जब भी हम अपर कैरेक्टर्स को देखेंगे हमें पता लग जाएगा ये कांस्टेंट का नाम है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है, इससे कोई एरर नहीं आता। अब वेरिएबल का नाम स्मॉल कैरेक्टर, अपर कैरेक्टर, मिक्स अपर एंड स्मॉल किसी भी तरह से रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स आर नॉट प्री डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। अगर वो पहले से प्री डिफाइंड नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स कैसी होगी? स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं? इंट, फ्लोट, कैरेक्टर। तो ये सारी की सारी क्या हैं? प्री डिफाइंड है। सी लैंग्वेज में इनका मतलब उनको बताया गया है, इनको पहले से डिफाइन किया गया है। ये कितनी मेमोरी ऑक्युपाई करेंगी, इनकी रेंज क्या होगी, ये किस तरह से चलेंगी, किसकी कितनी प्रिसीजन होगी, ये सारी की सारी पहले से जो है वो डिफाइंड है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या बनी? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आर नॉट प्री डिफाइंड, जबकि जो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? प्री डिफाइंड होती हैं। नेक्स्ट है जी, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ और स्टैंडर्ड फंक्शंस।
अब यहाँ पर ये जब भी स्टेटमेंट आती है किसी एमसीक्यू में किसी भी जगह पर, तो स्टूडेंट फौरन कहते हैं हाँ जी बिल्कुल जी, printf और scanf दोनों क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, हम इनको यूज कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड फंक्शंस नहीं है। आपने एक चीज याद रखना है कि फंक्शन कोई चीज तब बनेगी जब उसके आगे ये वाली 2 ब्रैकेट्स होंगी। हम सी लैंग्वेज में फंक्शन को इन ब्रैकेट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्कैनएफ के आगे अगर ये 2 ब्रैकेट्स लगी हैं इसका मतलब स्कैनएफ एक फंक्शन है, प्रिंटएफ के आगे ये 2 ब्रैकेट्स लगी हैं इसका मतलब प्रिंटएफ क्या है, एक फंक्शन है। तो यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इसके आगे 2 ब्रैकेट्स अवेलेबल नहीं थी। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस थे। आइए नेक्स्ट बोर्ड पे चल के कुछ एमसीक्यूज को जो है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स हमने पिछले बोर्ड्स के ऊपर जो है वो कुछ शॉर्ट वो देखे, फिल इन द ब्लैंक्स देखे, कुछ ट्रू एंड फॉल्स देखे। यहाँ पर अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं कि अगर एमसीक्यूज इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाए तो वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास लिखी है, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन। वेरिएबल्स जो हैं वो किस जगह पर क्रिएट होते हैं, किस जगह पर बनाए जाते हैं। तो वेरिएबल्स जो है ऑप्शन में लिखा हुआ है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैशे। तो हम जानते हैं कि वेरिएबल्स हमारे जो हैं वो कहाँ पर होते हैं, रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। किसी भी प्रोग्राम के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो उस रैम के अंदर क्रिएट होते हैं। आपने कभी किसी गेम की सीडी लेकर आए और उसको इंस्टॉल करने लगे तो उसके ऊपर लिखा होता है जी कि इसको चलने के लिए इतनी रैम रिक्वायर्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस गेम के अंदर इतने वेरिएबल्स जो हैं वो एक टाइम पर मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। तो वेरिएबल्स जो आपके प्रोग्राम के होते हैं, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कहाँ पर मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, आपकी रैम के ऊपर मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। जितना एफिशिएंटली आपने उन वेरिएबल्स को यूज किया होगा, आपकी चीज की स्पीड जो है, आपके गेम की, आपके प्रोग्राम की स्पीड जो है वो उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है जी, विच डाटा टाइप ऑफर्स हाईएस्ट प्रिसिजन। प्रिसिजन क्या होती है? प्रिसिजन का मतलब है पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज, आफ्टर डेसिमल जितनी भी वैल्यूज होंगी, एक ये 2 2 4 6 और 1 7, तो ये 7 प्रिसिजन है। तो डेसिमल पॉइंट्स के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं उनको अगर आप टोटल करें तो वो क्या बन जाती है जी, प्रिसिजन बन जाती है। तो कौन सी डाटा टाइप जो है उसकी हाईएस्ट प्रिसिजन होती है? सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये रखें कि प्रिसिजन सिर्फ फ्लोट वैल्यूज की, यानी कि इशारिया वाली वैल्यूज की होती है, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। उसके अलावा अगर आपसे कोई आएंगी वैल्यूज तो उनको आपने पहले ही ऑप्शंस में से जो है वो रिजेक्ट कर देना है। तो ऑप्शंस में हमारे पास लिखा हुआ है फ्लोट, लॉन्ग इंट, तो ये लॉन्ग इंट आ गया तो ये तो रिजेक्टेड है क्योंकि इंटीजर जो है उसमें इशारिया वाली वैल्यूज होती नहीं। फिर लिखा हुआ है लॉन्ग डबल और चौथे में लिखा है अनसाइंड लॉन्ग इंट, तो ये भी रिजेक्टेड है क्योंकि इसके अंदर भी इशारिया वाली वैल्यूज नहीं हो सकती। अब 2 ही चीजें हैं हमारे पास, एक फ्लोट और एक लॉन्ग डबल। हम जानते हैं कि फ्लोट जो है वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो उसकी प्रिसिजन है। इसी तरह से जो डबल है उसकी 15 डेसिमल प्लेसेस तक, और जो लॉन्ग डबल है उसकी 19 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो प्रिसिजन होती है। तो यहां पर हमारे पास लॉन्ग डबल जो है वो इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है जी, डैश इज नॉट अ वेरिएबल नेम। इनमें से कौन सा वेरिएबल का नाम नहीं है? इसको कह लेते हैं इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल का नाम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है रोल अंडरस्कोर नंबर। हम जानते हैं कि हम अपने वेरिएबल के नाम में करेक्टर्स अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये वैलिड है। XYZ ये सिर्फ करेक्टर्स हैं, ये भी वैलिड है। ABC करेक्टर्स हैं, ये भी वैलिड है। डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है 6_XYZ। हम जानते हैं कि हम वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में जो है वो नंबर नहीं लगा सकते, तो ये हमारे पास इनवैलिड है। हम किसी भी वेरिएबल का जो नाम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये XYZ 6 लिखा होता तो फिर ठीक था, ये XYZ_6 लिखा होता, या _XYZ 6 लिखा होता, या _6XYZ लिखा होता, तो ये सारे करेक्ट थे। आप किसी भी वेरिएबल का जो नाम है या तो आप उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे या आप उसको करेक्टर से स्टार्ट करेंगे, आप कभी भी उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या बना, डेल्टा बना। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी लॉजिकल ऑपरेटर्स आर इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा था कि सी लैंग्वेज में एक हमारे पास एंड होता है, एक हमारे पास और होता है, और एक हमारे पास नॉट होता है। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड के लिए हम एंड का सिंबल, और के लिए पाइप साइन, और नॉट के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं।
तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने हैं 1 2 3, तो 3 हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। कुछ मजीद एमसीक्यूज जो हैं वो नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास, डैश इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का पढ़ा था कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वो वाले एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर वगैरह, ये सारे क्या हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो अब हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को अगर देखना चाहें तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन से जो है वो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास इनमें से कोई ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। तो ये सबसे पहली अल्फा स्टेटमेंट के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर है तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। ये बीटा में हमारे पास प्लस है तो प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो ये हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। चार्ली में भी लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है और डेल्टा के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर है तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब बीटा ए प्लस बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जी, द वैल्यू ऑफ 15 रिमाइंडर 2 इज, 15 रिमाइंडर 2 जो है इसका आंसर क्या आएगा। इसका मतलब है आप 15 को जो है वो अंदर रखें और 2 पर डिवाइड करें तो यहाँ पे जो बाकी बचेगा वो इसका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है जी, 1, तो डेल्टा 1 जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर डैश डाटा टाइप। हम एक वेरिएबल को कितनी डाटा टाइप्स के लिए जो है वो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर हम एक वेरिएबल को सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैंने इंट ए लिख दिया तो मैं यहाँ पर फ्लोट ए नहीं लिख सकता। ये क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने इंट ए लिखा, फ्लोट ए लिखा, लेकिन जब हम नीचे जाके इनको इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर तो नहीं पता लगता ना कि ये जो ए लिखा गया ये इंटीजर वाला या फ्लोट वाला। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक वेरिएबल को एक से ज्यादा वेरिएबल्स के लिए, एक से ज्यादा डाटा टाइप्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो आपको इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। तो यहाँ पर क्या हमारे पास आएगा जी, 1 डाटा टाइप। हम एक वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट है जी, एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ, एक जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। एक्सप्रेशन में हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन हमारा कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेंड्स प्लस ऑपरेटर्स का, यानी कि ऑपरेंड्स और ऑपरेटर मिलके क्या बनाते हैं, एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो यहां पे हमारे पास ऑपरेंड्स भी अवेलेबल है, ऑपरेटर्स भी अवेलेबल है, ये दोनों करेक्ट आंसर हैं। दैट मींस चार्ली बोथ ए एंड बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। स्टूडेंट्स, इस तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड के अंदर, पेपर के अंदर। बाकी एमसीक्यूज आपकी जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज में भी हैं, आप उनको भी सॉल्व करें। और आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।